Hello everyone, तो वेलकम टू माय चैनल अकेडमिला। आई एम आस्तोस एंड लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की जो इंग्लिश की बुक है ना, उसकी पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 6 यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो वेरी ब्रीफली यानी कि बी वाला जो ऑप्शन होता है, आई मीन क्वेश्चन होता है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। लिखा है वाई डज द वुमेन कॉल हर सेल्फ ऑर्डिनरी। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि आखिर जो औरत है इस चैप्टर में वो अपने आप को एक साधारण औरत क्यों बताती है। तो आंसर है सी सीज हर सेल्फ एज ऑर्डिनरी बिकॉज सी बिलीव्स हर क्रिएटिविटी एंड सेंसिटिविटी आर कन्फाइंड टू एवरीडे टास्क लाइक मैनेजिंग अ होम एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए कह रही हैं कि जो औरत है ना अपने आप को, मतलब ये जो औरत है अपने आप को रिलेट कर रही है दुनिया की हर एक औरत से, क्योंकि जो घर की हमारी औरतें होती हैं वो एक तरीके से गृहिणी क्यों कही जाती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से अपने आप को बिल्कुल सामान्य बताती हैं। उनका ये भरोसा होता है, वो ये विश्वास करती है इस बात पे कि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो, और यूँ कहिए उनकी जो संवेदनशीलता है वो एक कन्फाइंड हो चुकी है, वो सीमाबद्ध हो चुकी है, वो मतलब एक लिमिटेड दायरे में ही बन चुकी है, ऐसा वो मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एवरीडे टास्क है उसी में ही सीमित हो गया। जो भी दिन का काम होता है उसमें ही वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती हैं कि कैसे उनको घर को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ों में ही उनकी दुनिया ख़त्म है, या फिर उनको बच्चों को कैसे केयर करना है, यही सारी उनकी दुनिया है, ऐसा वो सोचती हैं। और इस तरीके से वो सोचती हैं कि हम बहुत ही सामान्य हैं, ऑर्डिनरी हैं। द परसेप्शन यानी कि जो धारणा है मेक्स हर फील ट्रैप्ड इन ट्रेडिशनल रोल्स डिस्पाइट द पर्सनल सेक्रीफाइसेस इट इंटेल्स। मतलब इस चीज़ पे वो जोर देना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि एक धारणा लोगों के मन में बनी हुई है कि वो एक तरीके से ट्रैप हो चुकी हैं जो ट्रेडिशनल रोल्स है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से चली आ रही है। तो एक ट्रेडिशनल परंपरा चली आ रही है कि मतलब इन सब कामों में वो बंधी हुई हैं, और इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा पर्सनल सेक्रीफाइसेस करती हैं, बहुत ज़्यादा त्याग करती हैं, और इस तरीके से वो कहती हैं अपने आप को कि वो एक साधारण औरत है। चलिए देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। टू वॉट इज एन ऑर्डिनरी वुमेन्स क्रिएटिविटी कन्फाइंड। मतलब आखिर ये किस चीज़ को डिनोट करना चाहती है, मतलब किस चीज़ को रिलेट कर रही हैं औरतें कि जो ऑर्डिनरी वुमेन है उनकी क्रिएटिविटी किस वजह से कन्फाइंड है, यानी कि एक तरीके से सीमित है। तो आंसर है कि एन ऑर्डिनरी वुमेन्स क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रन। मतलब कहाँ तक सीमित है, किस वजह से ये कह रही है कि हमारी जो क्रिएटिविटी वो सीमित दायरे में बंधी हुई है। तो वो ये कहना चाह रही हैं कि उनका जो मेन काम है वो कहाँ तक बंधा हुआ है, लोगों के घर के जो काम काज हैं वो करना, बच्चों की देख रेख करना, है ना। टू जक्सटापोजिंग यानी कि तुलना करने को वो बोलते हैं, ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस लेबलिंग बुक्स, टाइंग अप शू लेसेस एट्सेट्रा। मतलब बच्चों के जूते के फीते बांधना, या फिर ये कारपेट इधर क्यों बिछा है, इधर क्यों नहीं बिछा, उसके बीच में इतना गैप क्यों है, उसके कंपैरिजन करना। मतलब दिन में जो भी वो काम करती है ना उसी को रिलेट करके वो बताना चाह रहे हैं। और बुक्स को कैसे लेबल करना है, कैसे सही से अलमीरे में रखना है, इन्हीं सब चीज़ों तक अपने आप को सीमित मानती हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। आगे चल लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है वाई डज द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्डिनरी वुमेन सफर ब्लोज। तो मैंने इसका हिंदी में लिखा आपके लिए कि सामान्य स्त्री की जो संवेदना होती है उस पर क्यों आघात पड़ता है, मतलब उस पर क्यों एक तरीके से हम चोट करते हैं। तो आंसर लिख लीजिए कि द ऑर्डिनरी वुमेन हैज़ इंड्योर्ड। इंड्योर्ड का मतलब होता है सहना। तो जो ऑर्डिनरी वुमेन होती है वो बहुत सहती है, उन्होंने बहुत सहा है। इस पोएम के हिसाब से बताया जा रहा है इंड्योर्ड अ डिकेड ऑफ इमोशनल चैलेंजेस इन ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। उन्होंने जिस औरत के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है वो एक ऑर्डिनरी वुमेन अपने आप को मानती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही है, राइट। तो उन्होंने ऐसा माना है कि 10 सालों तक, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, 10 सालों तक वो बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है, और एक लंबे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रही है वो, है ना। लीडिंग हर टू टफन अप, leading her to toughen up like a tortoise shell for self protection। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से वो एक ढाल जैसे बन चुकी हैं, और अपने आप को ये ऑर्डिनरी वुमेन जो है ना अपने आप को जो भी इनकी संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, उसको एक तरीके से अपने ढाल के रूप में वो
जाहिर करना चाहती हैं, लीडिंग हर टू टफ, मतलब ये इतनी सारी इमोशनली चैलेंजेस जो है ना उन्होंने 10 साल तक झेले हैं कि वो एक तरीके से इनकी ढाल के रूप में शो हो रहा है, ऐसा उन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज द वुमेन बीन लिविंग विथ हर हस्बैंड। ऑब्वियसली अभी हमने देख लिया, द वुमेन हैज बीन लिविंग विथ हर हस्बैंड फॉर अ डिकेड, यानी 10 सालों से वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाई इज द वुमेन अनेबल टू एक्सप्रेस हर एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो औरत है ना, वो अपनी पीड़ा को जाहिर क्यों नहीं कर पा रही, व्हाई शी इज अनेबल, वो अयोग्य क्यों है इसके लिए, है ना। द वुमेन इज अनेबल टू एक्सप्रेस हर एंग्विश बिकॉज शी हैज हार्डन लाइक अ टॉर्टोइज सेल, क्योंकि वो एक कठोर पत्थर रूपी हो चुकी है, जैसे टर्टवाइज यानी कछुए का जो ढाल होती है उस तरीके की हो चुकी है, अपने आप को स्ट्रांग बना के, और इसी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस जाहिर नहीं कर पाती है, अपनी पीड़ाओं को सहते रहती है, जैसे कछुए के ढाल जैसे होते वो मतलब इतना स्ट्रांग हो जाता है, वैसे अपने आप को स्ट्रांग कर चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टैग विच इज अटैच्ड टू एन ऑर्डिनरी वुमेन। अच्छा, एक ऑर्डिनरी वुमेन के साथ कौन सा टैग अटैच हो जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो द टैग इज फॉर बाइंडिंग हर कन्वीनियंटली टू a house and children is attached to an ordinary woman। मतलब एक तरीके से एक ऐसा टैग लग जाता है कि वो बस इसी चीज़ों में बंध के रह जाती है, जैसे कि अपने घर के काम काज करना, बच्चों की देख रेख करना, इन्हीं सब चीज़ों में ही सीमित रह जाता है। एक तरीके से देखा तो यही एक टैग है कि भाई इन्हीं के कामों के लिए औरतें बनी हुई हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, जो कि बहुत गलत है। आगे देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन है कि विथ वॉट जॉब्स हैज द वुमेन बीन एसोसिएटेड। मतलब किस जॉब से ये जो औरत है इस कहानी में वो एसोसिएटेड थी। तो द वुमेन हैज बीन एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रन। ब्रिंगिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। तो इस कहानी, इस पोएम के हिसाब से जो औरत है ना वो किस कामों में लिप्त रहती हैं, वो हाउस होल्ड एक्टिविटी यानी घर के काम करती हैं और साथ ही साथ बच्चों का पालन पोषण करती है। इसी में इनके यही जॉब है, इनके यही काम है अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, हाउ माइट द वुमेन बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब कैसे एक औरत असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है ना, कही जा सकती है। तो आंसर है टैग टू बाइंड हर कन्वीनियंटली ऑफ ए वुमेन चिल्ड्रन मेड द वुमेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब एक तरीके से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे कहला सकती है कि भाई देखो, एक हमने टैग दे दिया, इतने काम कर रही है घर के, उसके बावजूद हमने एक टैग दिया है कि वो बस घर के काम काज ही तो करती है, बच्चों का देख रेख ही तो करती है। तो ये जो चीज़ है ना एक तरीके से उस औरत को बहुत महान बनाता है और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औरत कहला सकती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी वो एक एक्स्ट्रा मतलब अपने आप को साधारण बता रही हैं। तो एक तरीके से वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन है ना। तो आगे देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि हाउ डज द वुमेन विजुअलाइज इन दिस कनेक्शन। तो एक तरीके से मतलब वुमेन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कि क्या कल्पना करते हैं इस कनेक्शन में, मतलब इस संदर्भ में जो हमने इतनी सारी चीज़ें बातें करी कि औरतें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। तो हाउ डज द वुमेन विजुअलाइज, मतलब औरतें कैसे इस बात की कल्पना कर सकते हैं। तो आंसर है द वुमेन विजुअलाइज इन दिस कनेक्शन एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू। मतलब एक तरीके से वो इतनी संवेदनशील रहती हैं, वो बहुत आंसुओं को अपने उन्होंने सुखा लिया एक तरीके से, ड्राई टीयर्स, उसके जरिए वो मतलब इसका विजुअलाइजेशन कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत पीड़ाएं झेली हैं, है ना, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, फिर भी वो एक तरीके से ऑर्डिनरी कहला रही हैं। तो उस वजह से भी बहुत पीड़ा होती है और वो उनकी जो टीयर्स हैं यानी कि आंसू हैं वो सूख चुके हैं। एंड माइट डियर, शायद ही वो हिम्मत कर पाएंगे कि ये सब चीज़ें फूट फूट के किसी से कह पाए। तो इस तरीके से वो विजुअलाइज कर पाती हैं। चलिए अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, हाउ डज शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। तो क्वेश्चन दो हैं इसमें कि इस पोएम का स्पीकर कौन है और उन्होंने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। तो द आंसर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम इज एन वुमेन, ऑब्वियसली, है ना, एक औरत है इस पोएम की जो स्पीकर हैं और उनका नाम है निरादा सुरेश एंड सी इज एन ऑर्डिनरी वुमेन। वो अपने आप को एक ऑर्डिनरी वुमेन बताती हैं। हर क्रिएटिविटी इज कन्फाइंड टू हर होम एंड चिल्ड्रन। उनकी जो भी क्रिएटिविटी है वो एक सीमित दायरे में बंद के रह गई और वो बस अपने घर के लोगों के साथ और उनके बच्चों के तक ही सीमित है, राइट। आगे देखते हैं, हर क्रिएटिविटी इज लिमिटेड टू होम चोर्स। घर के काम को होम चोर्स कहते हैं। तो
उनका बस यहीं तक दायरा सीमित है, ऐसा वो मानती हैं। She introduces herself by talking about everyday tasks and feeling stuck by society's rule. वो अपने आप को इंट्रोड्यूस इस तरीके से करती हैं कि भाई वो दिन की जो दिनचर्या होती है, दिन के जो काम होते हैं, वो सारे काम को करती हैं, उसके बारे में बातें करती हैं, और फीलिंग स्टक बाई सोसाइटीज़ रूल, यानी कि जो समाज के रूल रेगुलेशन है उससे बहुत कहीं ना कहीं स्टक हो गई, यानी कि रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। The poem shows she wants a more exciting life but knows it might be tough emotionally to break free. ये पोएम एक तरीके से कभी कभी ये भी जताता है कि वो जो औरत है वो चाहती है कि इससे ज़्यादा मिले, wants a more exciting life, और excited life जीना चाहती हैं, but knows, वो जानती है it might be tough, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी कि उसके लिए टफ है कि मतलब इमोशनली इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ सकती टू ब्रेक फ्री, है ना। तो आइए देख लेते सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड स्टेंजा, है ना, पोएम का जो सेकंड स्टेंजा है, डिपिक्ट्स ग्रेट मेंटल सफरिंग एंड फिजिकल पेन ऑफ ए वुमेन। एलेबोरेट मतलब इसको व्याख्या करो कि सेकंड पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको क्या चीज़ें डिपिक्ट होती हैं, क्या प्रदर्शित होती हैं, जो मेंटल सफरिंग है, जो मानसिक तनाव वो झेल रही हैं, और फिजिकल पेन वो फील कर रही हैं वो जो औरत, उसके बारे में बताइए। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द सेकंड stanza, है ना, the second part of the poem talks about a woman who has been going through a lot of emotional pain during her 10 years of marriage. इस सेकंड पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जो औरत है वो 10 साल से अपनी जो मैरिड लाइफ है उस दौरान उन्होंने बहुत सारे इमोशनल पेन झेले हैं, है ना। और इट सीज शी इज बिकमिंग लाइक अ टर्टल विद अ हार्ड शेल, एक तरीके से वो एक कछुए की जो शेल होती है उस तरीके से वो कठोर हो चुकी हैं, विच मीन्स शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ इमोशनली, जो ये दर्शाता है कि वो अपने आप को इमोशनली एक तरीके से प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं, नहीं तो वो कभी ना कभी भावुक होकर वो रो पड़ेंगी। तो इतना उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया कि वो रो नहीं रही हैं, राइट, इतना झेलने के बावजूद भी, दैट्स द थिंग, राइट। द लाइन flaps itself into silence suggests that, जो इस पैराग्राफ में लाइन है flap itself into silence, इसका मतलब क्या है, ये सजेस्ट करता है that she keeps her feeling inside and doesn't express them। ये चीज़ बताती है कि वो मतलब अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखती हैं और वो कुछ जताना नहीं चाहती, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहती। The stanza shows that she accepts her role as a homemaker and mother but hints that she might want something more। मतलब स्टेंजा ये तो बता रहा है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रही है कि उनका रोल एक मदर का है, एक होम मेकर का है, बट ये हिंट भी करना चाह रही है इसी स्टेंजा के थ्रू कि शी माइट वांट समथिंग मोर, वो कुछ और भी मतलब एक्सपेक्ट कर रही है कि सोसाइटी उन्हें और भी तवज्जो दे भाई, है ना। इवन इफ इट मीन्स फेसिंग डिफिकल्टीज एंड सेक्रीफाइस, भले ही वो क्यों ना इतनी सारी प्रॉब्लम के द्वारा आए, लेकिन उनको एक्सेप्ट करे, ऐसा वो मतलब एक्सपेक्ट करती है, राइट। इन समरी मतलब ओवरऑल आंसर में देखा जाए तो द वुमेन इज क्वाइटली डीलिंग विद सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड हर ओन डिजायर। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं वो अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं का गला घोट रही हैं इस पोएम में, ऐसा वो दर्शा रहा है, क्योंकि वो शांत मन से रह रही हैं, भले ही वो उनके अंदर कितनी ही कौतूहलता है, कितनी ही परेशानियां हैं, सब चीज़ को सह रही हैं, एक पत्थर रूपी मतलब ढांचे की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रह रही हैं, है ना। तो एक तरीके से वो अपने डिज़ायर्स का गला घोट रही हैं। तो ऐसे करके इस सेकेंड स्टेंजा में उस औरत के बारे में बताया गया है। आगे देख लेते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट द ऑर्डिनरी वीमेन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा बिकम रिबेलियस इन द लास्ट स्टेंजा व्हिच लाइंस इंडिकेट्स इट एक्सप्लेन। तो जब हम तीसरा स्टेंजा पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता लगता है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है, आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगा तीसरा स्टेंजा पढ़ने के बाद कि वही जो औरत जो पहले उतनी सारी परेशानियों को झेल रही थी और अपने आप को ऑर्डिनरी वुमेन बता रही थी, क्या तीसरे स्टेंजा में आके वो रिबेलियस हो गई, रिबेलियस यानी कि मतलब उपद्रवी हो गई एकदम से, मतलब गुस्से में आ गई काइंड ऑफ। तो कौन सा लाइन इंडिकेट करता है वो बताना है और एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है कि ऑब्वियसली उस स्टेंजा को आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो हाँ थोड़ा उग्र रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो yes, I think that the ordinary women of the first stanza becomes rebellious in the last stanza. Yes, according to me it's correct, right? The answer is the lines. कौन सी लाइन थी? That the cost of a few sad dry tears that might dare to crack through indicates it. ये वाली जो लाइन है वो इंडिकेट करती है, राइट। मतलब ऑब्वियसली ये क्या बोल रहा है? The cost of a few sad dry tears, right? Sorry,
कि कुछ सूखे हमारे ड्राई टीयर्स जो आंसू हैं उनके बदौलत दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, मतलब वो शायद ही भले मतलब भले वो इतनी सारी अपने आंसुओं को सुखा दिया उन्होंने और शायद ही वो क्रैक थ्रू कर सके कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, राइट। ये लाइन है इंडिकेट करती है कि वो रिबेलियस हो गई, गुस्से में आ रही है एक तरीके से अब, है ना। चौथा पैराग्राफ, चौथा क्वेश्चन है राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। सो द आंसर इज द पोएम डिस्क्राइब्स अबाउट अ हाउसवाइफ। देखिए मेरे हिसाब से तो यही है कि ऑब्वियसली एक हाउसवाइफ के बारे में इस पोएम ने दर्शाया है, हु इज कन्फाइंड इन अ हाउस, जो कि एक हाउस में बंद के रह गई है। सी हैज वर्क टू कुक, सेटल द ऑब्जेक्ट्स, प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर द स्कूल, मेकिंग लंच फॉर देम, बट हैज नो राइट टू गो आउट फ्रॉम द हाउस एंड डज एज शी वांट। तो इस पोएम के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक औरत है, वो हाउसवाइफ है, वो बस खाना बनाना जानेगी, वो बस घर के सामान को सही कर सकती है, वो बस बच्चों को तैयार कर सकती है, उनके स्कूल के लंच बना सकती है, और उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो बाहर जाए और अपने हिसाब से कुछ काम करे। ऐसा ऐसा दर्शाया गया है इस पोएम में, राइट। और सी इज ऑल्सो अ क्रिएशन ऑफ नेचर दैट हैज सिमिलर राइट एज अदर्स ऑफ द हाउस हैव। वो भी तो एक तरीके से नेचर को क्रिएट कर रही है, राइट। तो उसका भी पूरा हक बनता है जैसे बाकी घर के लोगों का हक बनता है, राइट। वो कर रहे हैं, बट द अदर इन द हाउस थिंक दैट शी हैज कम टू डू ओनली हाउस होल्ड वर्क्स एंड टू हैंडल द चिल्ड्रन। ऐसा हर घरों में होता है, राइट, कि बाकी के लोग क्या सोचते हैं कि नहीं वो औरत इसीलिए आई है, बस वो क्या करेगी, घर के काम काज करेगी और बच्चों का देख रेख करेगी। ऐसा घरों के लोगों का मानना है। इस पोएम में ऐसा ही पता चल रहा है, राइट। हर पार्टनर नेवर ट्राइज टू केयर ऑन हर फीलिंग, और उसके पार्टनर यानी कि उसका हस्बैंड उसकी देख रेख नहीं करता है, उसकी फीलिंग के बारे में समझता नहीं है, राइट। हर सोल entrapped and flaps itself into silent, उसकी जो आत्मा है वो कचोटती है अंदर से, और उसके साथ ही साथ वो अपने आप को मतलब फड़फड़ाती रहती है, फ्लैप्स itself into silent यानी कि शांति में, राइट। She does her work silently and never says anything about her sensibility, so she is called extraordinary, but it is not justice. उसको क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जा रहा है? क्योंकि वो चुपचाप अपना काम किए जा रही है और कभी किसी से कुछ नहीं बोलती, वो अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको बाहर नहीं लाती, तो एक तरीके से अपनी इच्छाओं का गला घोट रही है, और इसी वजह से उस औरत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जा रहा है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी नहीं है। वो उसके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन अपने घर के लिए वो एक ऑर्डिनरी वुमेन की तरह वर्क की जा रही है। तो ये जस्टिस नहीं है, ये न्याय नहीं है। She tears and dares to crack through the barrier of the society and participate in the other work of the society. वो रोती भी है ना, उसकी आंखों से आंसू आते हैं, और वो डेयर करती है, हिम्मत नहीं कर पाती, सॉरी, डेयर्स टू क्रैक थ्रू द बैरियर, जो सोसाइटी का जो बैरियर है ना उसको ब्रेक करना चाहती है, तोड़कर बाहर आना चाहती है, और सोसाइटी में भी अपना एक हिस्सा देखती है कि कहीं ना कहीं मैं भी तो इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ और मैं कुछ काम बाहर आके कर सकती हूँ, बट वो कर नहीं पाती। ये इस पोएम के जरिए हमें पता चला है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द पोएम डिपिक्ट्स द प्लाइट मतलब दुर्दशा ऑफ द हाउस वाइफ इन जनरल, डू यू एग्री, एलेबोरेट। क्या आपको इस पोएम के पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो है ना एक तरीके से ये कहानी इस चीज़ को डिपिक्ट करती है, प्रदर्शित करती है कि औरतों की जो दुर्दशा है, हाउस वाइफ की जो दुर्दशा है उसके बारे में डिपिक्ट कर रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं तो एलेबोरेट कीजिए यानी एक्सप्लेन कीजिए। आंसर है yes, I agree to this point. Every housewife has to do the same household work, and for such work she has to suffer the same sad plight. बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, हर एक हाउसवाइफ को घर के काम काज तो करनी ही है, और वैसे काम करने के लिए सी हैज टू सफ़र सेम प्लाइट, यानी कि सब सेम वही दुर्दशा झेलनी पड़ती है उस घर के सारे काम काज करने के लिए जैसा इस औरत को झेलना पड़ रहा है। सी वर्क्स डे लॉन्ग टू कीप द होम इन ऑर्डर, सारी चीज़ों को घर पे सही तरीके से रखने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। सी टेक्स पेन्स टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, सब चीज़ को ढंग से रखने में उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी पीड़ा उठानी पड़ती है। सी डज एवरीथिंग फॉर हर चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करती है। फ्रॉम लेबलिंग बुक्स टू टाइंग अप शू लेसेस, यहाँ तक कि बुक को सही से अरेंज करने से लेकर बच्चों के जूते बांधने तक सारा काम करती है, राइट। सी रिमेन्स अ काम एंड सफ़र, वो बहुत शांत रंग मन से रहती है, दर्शाती है कि बहुत शांत है, एंड सफ़र्स मतलब बहुत झेलती है चीज़। सी थिंक्स हर सेल्फ इन अ केज, एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने आप को पिंजड़े में महसूस कर रही है, वो पिंजड़े में कैद हो चुकी है, राइट, क्योंकि आपने इतनी बाउंडेशन जो लगा दी है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ आवर सोसाइटी, और यही हमारा समाज है। ये जो समाज है ये यही चाहता है कि औरतें बस यही करते रहे। दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट जस्टिस।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। कमेंट ऑन द जक्सटापोजिशन ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस इन द पोएम। इस वर्ड जो यूज किया गया था ना, जक्सटापोजिशन, जो इसका मतलब होता है तुलना करना, और कारपेट्स का जक्सटापोजिशन और क्यूरियस इन द पोएम, ये क्या है इस पोएम में, वो उसके बारे में आप बात करिए। तो आंसर है, इन द पोएम द जक्सटापोजिशन ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस रिफ्लेक्ट द मंडेन एंड रूटीन एस्पेक्ट्स ऑफ द वुमेन्स लाइफ। मंडेन मतलब सांसारिक। तो एक तरीके से ये जो लाइन है कारपेट्स एंड क्यूरियस, जक्सटापोजिशन ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस, ये रिफ्लेक्ट करता है कि सांसारिक और जो रूटीन वर्क है औरतों के लाइफ का, उसके ऊपर ये मतलब एक तरीके से टिप्पणी करना चाहता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना चाहता है। इट सजेस्ट हर क्रिएटिविटी इज कन्फाइंड टू डोमेस्टिक टास्क सिंबलाइज्ड बाय द ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ अरेंजिंग कारपेट्स एंड क्यूरियस। मतलब ये डिपिक्ट करता है कि औरतों का काम बस घर के काम काज तक ही ख़त्म हो जाता है और ऑर्डिनरी काम बस कर पाती हैं, जैसे कि बस वो कारपेट को अरेंज करना है ना, इधर से उधर उसको कंपेयर करके ठीक से लगाना। तो वो जक्सटापोजिशन वाला वर्ड यूज़ हो गया, कंपेयर करना, तुलना करके, मतलब घर के सारे यही काम करना जानती हैं। द पेयरिंग highlights the contrast between the ordinary everyday chores and the potential for something more profound or artistic, है ना। ये जो पेयरिंग यूज किया गया है यानी कारपेट्स एंड क्यूरियस का, तो ये चीज़ का हाईलाइट दिखाता है कि ऑर्डिनरी काम था कारपेट को इधर उधर करना, है ना, जो कि हर दिन का काम है, एक तरीके से एवरीडे चोर से घर का काम है। एंड द पोटेंशियल फॉर समथिंग मोर प्रोफाउंड और आर्टिस्टिक, और उसके साथ ही साथ वो कितना क्रिएटिव वर्क भी करती है ना, इसके बीच में कंपैरिजन करना। तो ये चीज़ को दर्शाता है। दिस जक्सटापोजिशन एम्फेसाइज द रेस्ट्रिक्शन ऑन हर क्रिएटिविटी विद इन द डोमेस्टिक स्फेयर। वो इतना क्रिएटिव वर्क करती है, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक जो घर के काम हैं उससे उनको कंपेयर करके देखा जाता है कि अरे ये तो बहुत ऑर्डिनरी काम कर रही है। तो ये चीज़ को दर्शाना चाहता है उस लाइन के जरिए कि नहीं, वो डोमेस्टिक स्फेयर यानी कि उस घरेलू वातावरण में भी उसकी जो क्रिएटिविटी है उसका हनन किया जा रहा है। वो क्रिएटिविटी कितनी क्रिएटिव है कि घर की सारी चीज़ों को सही से अरेंज करके रख रही है, उसके बावजूद भी उसको अपने मन की इच्छा को जाहिर करने का मौका नहीं मिल रहा। तो इतनी क्रिएटिव तो है ही वो, राइट। अंडरस्कोरिंग अ डिज़ायर फॉर अ मोर फुलफिलिंग एक्सप्रेसिव लाइफ बियॉन्ड हाउस होल्ड ड्यूटीज़। हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के अलावा भी उसकी अच्छी लाइफ हो सकती है, वो बाहर निकले, अपनी जो भी मन की इच्छाएं उसको एक तरीके से जाहिर करे, उसको जिए थोड़ा सा, क्योंकि वो एक तरीके से पिंजड़े में बंद हो चुकी है ना। तो ये सारी चीज़ें इस लाइन के जरिए बताया गया है और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। आशा करता हूँ आपको ये पोएम के जो क्वेश्चन है समझ आए होंगे। मानता हूँ ये वीडियो बहुत देर से आई है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा टाइम टू टाइम वीडियोज़ आएँ और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय।